मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव पर रहा। सुबह से ही चर्चा हुई। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की आज की, और उन्होंने सरकार के आंकड़े, जो आर्थिक क्षेत्र में और जो वित्तीय क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रगति कर रही है उसके बारे में उन्होंने डिटेल चर्चा की। हालांकि उनके आंकड़ों पर, वो रटे रटाए आंकड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि अब लोग आंकड़ों को सुनना पसंद नहीं करते। लोगों को चाहिए मसालेदार बातें। तो मसालेदार बातें न होने के कारण उन्होंने अपना भाषण करीबन 1 घंटा उनका भाषण चला। और ऐसे ही दूसरे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी आज अपनी बात कही, पर उनका भी नीरसता थी। अपोजिशन की तरफ से भी जितने भाषण हुए उनमें भी लगभग सब नीरसता थी। मतलब ऐसा लग रहा था ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये बेसिकली खाना पूर्ति हो रही है। और फिर करीबन 5 बजे प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। लगभग 2 घंटा 12 मिनट का उनका भाषण था। उन्होंने, जैसा उनका स्टाइल है कि अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताना है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है, और फिर पॉलिटिकल जो उनका रोड मैप है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज उन्होंने पहले कांग्रेस की खूब खिंचाई की, जो उन्होंने गठबंधन बनाया उसको लेके बात की। फिर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी पर उन्होंने हमला किया कि मणिपुर में, मिजोरम में 1966 को मिजोरम में इंदिरा गांधी ने वायुसेना से बम फेंकवाए थे और कई लोगों को मरवाया था। आज भी 5 मार्च को मिजोरम में शोक दिवस मनाया जाता है। और ऐसे उन्होंने कहा कि 1962 में भी जब चीन ने हमला किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने रिटेलिएट करने के बजाय रेडियो में अनाउंसमेंट कर दिया था कि असम की जनता अब चली गई है उनके हाथ से। तो बेसिकली ये असम, अरुणाचल, ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ये तो बेसिकली ये यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान का हिस्सा। नहीं तो ये कब का चीन की तरफ जा चुका होता। जिस तरह से चीन सुविधाएं दे रहा है, चीन उनको आकर्षित कर रहा है, तो वो भी उन्होंने आज बात कही। और ये भी उन्होंने कह दिया कि 3rd टर्म के लिए वो तैयार हैं, और कांग्रेस की इतनी ही सीटें आएंगी जितनी अब हैं, और वो पूरी मेजॉरिटी से सरकार में आ रहे हैं 2024 में। और उन्होंने आज फिर कहा कि जैसे उन्होंने 2018 में भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, ऐसे ही ये 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और फिर तब उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 3री अर्थव्यवस्था होगी, जिससे अभी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब देश 11वीं अर्थव्यवस्था थी। तो प्रोग्रेस हुई है, तो उस प्रोग्रेस का उन्होंने एग्जाम्पल दिए। और मित्रों, आज जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी वैसे तो बंगाली हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन एक मातृभाषा का अपना एक आनंद है। तो उन्होंने मोदी को अंधा कह दिया। असल में उन्होंने धृतराष्ट्र बोलना चाहिए था कि मोदी नहीं, मतलब व्यवस्था धृतराष्ट्र, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, तो अंधा कह दिया। तो आज उनको सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड भी उनको बहुत लंबे टाइम के लिए किया गया है। एक प्रिविलेज कमेटी बिठाई गई है, और प्रिविलेज कमेटी जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक वो सस्पेंड रहेंगे, यानी वो सदन के अंदर नहीं आ सकते। तो ये भी लीडर ऑफ अपोजिशन को सस्पेंड करना, ये पहली बार शायद, मतलब मैं तो अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। मैं 97 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, तो उससे पहले हुआ होगा तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तो बहुत सीनियर लेवल का होता है। सरकार और लीडर ऑफ अपोजिशन यही सर बेसिकली संसद चलाते हैं। लेकिन आज एक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी हदें पार कर दी थी, प्रधानमंत्री की गरिमा से खिलवाड़ किया था। और मित्रों, इसके अलावा मित्रों, जो
अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर गया, क्योंकि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था, वोटिंग ने भी वॉइस वोट हुआ, तो नेचुरली एनडीए के पास बहुत बड़ा सा बहुमत है, तो इससे पास फेल होना ही था, तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, फेल हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर उनका जिगर का टुकड़ा है, मणिपुर को ऐसे नहीं जाने देंगे, वहाँ शांति स्थापित करेंगे। और उन्होंने लोगों को उन्होंने मैसेज दिया कि वहाँ की महिलाएं और बच्चे, युवा अपने आप को अकेला महसूस न करें, पूरी सरकार और पूरी जो भारत सरकार है उनके साथ है। और मित्रों, आज बहुत एक इम्पोर्टेंट सरकार ने बिल लेकर आई है। ये बिल है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उसमें चीफ जस्टिस भी एक मेंबर होंगे, यानी चुनाव आयोग की जो कमेटी होगी, पहले सरकार नियुक्ति करती है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ये नियुक्ति जो है, ये संविधान पीठ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है, उसने डिसीजन दिया है कि 2 मार्च 2023 को डिसीजन दिया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति करेगी और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह मानदंड तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद में कोई कानून नहीं बन जाता। तो आज सरकार एक बिल लेकर आ गई है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि सरकार ने राज्यसभा में पेश किया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधान न्यायाधीश के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया गया, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, प्रधानमंत्री होगा और एक कैबिनेट मंत्री होगा। नेचुरली वो कैबिनेट मंत्री लॉ मिनिस्टर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बात वहीं आके रुक गई है कि सरकार अपनी पसंद का निर्वाचन आयुक्त रखता है, और रखने में कोई मेरे ख्याल से बुराई भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करना होता है। तो अगर कोई टी.एन. शेषन जैसा आदमी आ जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिल है आज। दूसरा मित्रों, अगर आपको याद हो, न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेबसाइट है, इस पर आरोप लगा था कि चीन से पैसा लेके ये खबरें छापता है या ऐसा माहौल बनाता है, और उस पर एक जो ईमेल के जरिए जो सूचना मिली है, उसमें यह है कि प्रकाश करात जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, और जो व्यक्ति यानी निवेली राय सिंघम जो चीन से पैसा लेके अमेरिका जाता था और अमेरिका से फिर भारतीय न्यूज़ क्लिक के खाते में डालता था, तो उसके बीच में प्रकाश करात के उसके बीच में कई ईमेल बातचीत हुई है। उस ईमेलों की जांच अब ईडी करेगा। इसमें ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की एंट्री इसलिए हुई है कि ये विदेश से आया पैसा है और इस पैसे का अकाउंट नहीं है। इसमें कुछ पत्रकारों के नाम भी आए हैं कि उन पत्रकारों को उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिले हैं। मित्रों, आज रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है कि कर्ज लेने वाले मन मुताबिक चुन सकेंगे विकल्प। जो आज मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, उस पॉलिसी में लिखा गया है कि एक तो जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है, यानी 6.5% है, वो रहेगा। लेकिन दूसरी उन्होंने कहा कि जो कर्ज लेने वाले लोग हैं वो अपने मन के मुताबिक विकल्प चुन सकेंगे, यानी अगर उनको फिक्स रेट से फ्लोटिंग में आना है तो बैंक उसको बताएगा कि कौन सा अच्छा है, फ्लोटिंग अच्छा है या फिक्स रेट अच्छा है। अगर फिक्स रेट अच्छा है तो क्यों है, अगर फिक्स रेट ज़्यादा है तो क्यों है, आपको कितना लॉस, कितना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा या कितना आपको फ़ायदा होगा, ये बैंक आपको बताएगा। तो फिर उसके हिसाब से जो ग्राहक हैं वो अपना लोन को चुन सकेंगे कि उनको फिक्स में जाना है, फ्लोटिंग में जाना है, या एक मुश्त जमा भी कर देना है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिजर्व बैंक लोगों को यानी उपभोक्ताओं को अनुमति दे रहा है। लेकिन ये बड़ी वसी बात है कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें अगर एक बार कर्जे के जाल में कोई व्यक्ति फंस गया तो वो निकल नहीं पाता, उसका कर्जा बढ़ता ही रहता है। उसके कर्जे की अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम रहती है और उसका टेन्योर बढ़ता रहता है। तो बरसों से लोग एक कर्जा ही चुका रहे हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। काशीपुर में अवैध
हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, 2 गिरफ्तार हुए हैं। ये उत्तराखंड में रुद्रपुर में क्या हो रहा है, कैसे वहाँ अवैध हथियारों की फैक्ट्री बन रही है, ये बड़ा खतरनाक है। और मित्रों आज एक ख़राब खबर भी आई कि सिरमौर में हिमाचल में बादल फटने से मकान ढह गया, इसमें 2 शव बरामद हुए हैं। और तेज़ रफ्तार से आता हुआ कीचड़ मकान को बहाने के बाद 20 मीटर तक अपने साथ बहा ले गए। बताइए, मकान को ही साथ लेके चला गया बादल फटने से। तो मतलब एक खबर आई है कि एक जो IPS ऑफिसर है DIG गोवा के, उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ये तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इन मामलों की बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए। और कोई भी आजकल किस पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, बहुत खतरनाक है। तो इस IPS ऑफिसर बहुत ही होनहार होते हैं और बहुत ही इतनी मेहनत से ये IPS बने, और इन्होंने कितनी मेहनत करके IPS बने होंगे, आज इनको इस तरह से आरोप लगाए गए हैं। तो मित्रों, इसके अलावा किम जोंग ने युद्ध की तैयारियों का आह्वान किया है। ये पागल युद्ध ही लड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की संसद भंग हो गई है और PTI मना रही है धन्यवाद एवं मुक्ति दिवस। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सत्तारूढ़ पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार का 16 महीनों का कार्यकाल खत्म होने पर बृहस्पतिवार को धन्यवाद दिया, कहा ये मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। हालांकि उन पर बैन किया गया चुनाव आयोग ने कि वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अभी चुनाव होंगे 90 दिन के अंदर, तो तब देखते हैं कि तब क्या स्थिति, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते हैं, कुछ पता नहीं है। तो इमरान खान को ख़त्म करने की इनकी साजिश है। और मित्रों, इसके अलावा मणिपुर को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मणिपुर में शांति स्थापित हो जाए, वहाँ के लोगों में जो डर की भावना है वो ख़त्म हो जाए और देश का एक अंग है, वहाँ भी शांति हो, अमन हो, चैन। तो मित्रों, अभी के लिए था, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।